हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का जो नवंबर में मंथली एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल, उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यह जो है क्लास 9th का सेकंड टर्म एग्जामिनेशन है नवंबर का। इसमें सबसे पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होता है जो p बटा q के रूप में होता है। p और q दोनों पूर्णांक होता है। तो ये पूर्णांक नहीं है। इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, यानी ये हो जाएगा 2/5, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, संख्या का उदाहरण है। तो अपरिमेय संख्या कौन है? ये 64/81। 64 का वर्गमूल हो जाएगा 4, ये 8 8 64, और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, अर्थात ये परिमेय संख्या है। इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, परिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3 और इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3√2। इसका मतलब है कि ये जो है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा सवाल का कहता है इसका मान क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि जब गुना करते हैं a प्लस बी गुने a माइनस बी, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के जगह है √5 और b के जगह है √3। तो a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो गया। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात √5 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, और √5 के स्क्वायर हो गया 5 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, अर्थात आंसर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पढ़ा हुआ है, होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू √3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और प्लस 2 और रूट अंडर 3 दूना 6 हो जाएगा, अर्थात 3 और 2 5, 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6, ऑप्शन नंबर बी ही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 प्लस 2√6 ये हमारा आंसर हो गया। 5 प्लस 2√6 ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसको कहता है परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए हम लोग जानते हैं ऊपर नीचे परिमेयकारी गुणक से गुना कर दिया जाता है। तो ये प्लस वाला है माइनस वाला से गुना होता है, और इसको जब गुना करेंगे a माइनस बी तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और √3 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, अर्थात √3 का स्क्वायर 3 और b स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 बाई a प्लस बी गुने a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अर्थात ये बन गया 4 - 2√3 बाई 2, और 2 कॉमन लेके काटेंगे तो बचेगा 2 - √3, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, 16√6 में भाग लगाना है 4√3 से। तो यहां से हम लोग कट देंगे, 4 चौके 16 और ये 3 दूना 6, अर्थात 4√2 रह जाएगा, अंदर अंदर कटेगा, तो 4√2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भागा लगा देंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि समीकरण इतना में x बराबर 7 तथा पाई का मान इतना हो तो y का मान क्या होगा। तो इस समीकरण में x का मान 7 पुट करना है और पाई का मान 22/7 पुट करना है। पाई का मान 22/7 रखना है, तो पाई का मान 22/7 रख देते हैं। x है तो x का वैल्यू बोला है 7 रखने, और फिर है y बराबर 29, यानी 7 से 7 कट गया, y बराबर आ गया 29 - 22, अर्थात 29 में से 22 गया तो कितना बचा? 7। 7 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है समीकरण इतना का एक हल है, ये निम्नलिखित में से कौन इसका हल है। तो किसी भी समीकरण का हल कौन होता है? जो उसको संतुष्ट करता है। तो हम लोग x बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, तो ये 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 4 के बराबर नहीं होता, अर्थात ये आंसर हमारा नहीं है।
x में 0 y में 2 रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। x में 4 y में 0 रख करके देखते हैं, x के जगह 4 और y के जगह 0, तो आंसर हो जाएगा 4 माइनस 0 अर्थात 4, जो कि RHS के बराबर है, अर्थात ये संतुष्ट कर दिया इस समीकरण को, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है, 8वां सवाल जो लिखा है समीकरण, ये 9वां सवाल, 8वां हो गया, 9वां सवाल लिखा है समीकरण 3x माइनस के बराबर 2y है, 3x माइनस के बराबर 2y है में यदि x और y का मान क्रमशः 3 और 2 हो तो k का मान निकाले। कहता है इस समीकरण में x का मान 3 रखना है, y का मान 2 रखना है, तो रख दिया जाए 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे 3 रखना है, माइनस के बराबर 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू हम लोग को 2 रखना है, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 3 9 और 2 दूना 4 उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, और ये माइनस में के उधर गया प्लस में, अर्थात के का जो मान आया 9 में से 5 गया तो ये 9 में से 4 गया तो 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट लिखा है बिंदु -10 लाइज करता है, किस स्थिति में लाइज करता है, तो जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है वह x अक्ष पे होता है, और x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि ये -1 है तो x अक्ष पर तो है, ये तो कंफर्म है, y अक्ष पर है, तृतीय पाद में है, द्वितीय पाद में, तो ये सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे x अक्ष पे है, बाएं तरफ है -1 0 इधर साइड में होता है, तो ये हमारा x अक्ष पे कहलाएगा, x अक्ष के बाईं ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बिंदु -2 3 किस स्थिति में है, तो ये कहता है कि कहां स्थित है, तो ये हमारा दोनों नेगेटिव होता है, हम लोगों को पता है कि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, x और y दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, अर्थात ये तृतीय पाद में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय पाद में होगा हमारा आंसर, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं, बराबर होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होता है, ये कंफर्म हो गया कि एक ही आधार रहे, एक ही आधार है, अलग अलग ले लेते हैं, एक ही आधार रहेगा, ये सेम आधार है, इसका भी और इसका भी मान लो, दोनों का सेम आधार मान लो, तो सेम आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए दो समांतर चतुर्भुज या दो त्रिभुज, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा 12 का आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल में आपस में बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है समांतर चतुर्भुज ABCD में एक समांतर चतुर्भुज लेना है ABCD, इस तरीका से हम लोग ड्रा कर लेते हैं ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD में इधर से A मान लेते हैं, यहां ABCD, ABCD में AE लंब है DC पर, AE जो है लंब है DC पर, AE जो है DC पर लंब बोला, ये 90 डिग्री का है, AE ये E नाम दिया है, CF लंब है AD पर, CF लंब है CF लंब है AD पर, ये इस पर लंब है, CF लंब है AD पर, यदि AB बराबर 16 है, AB का वैल्यू 16 है और AE का वैल्यू 8 है, AE का वैल्यू 8 है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तथा CF बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो AD का मान क्या होगा, AD का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, AD तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, तो आधार इसको मानेंगे, आधार अगर इसको मानेंगे तो ऊंचाई ये लेना होगा, ये ऊंचाई लेना होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं बराबर होते हैं, तो ये 16 तो ये भी 16, तो आधार गुने ऊंचाई माने आधार है 16, ऊंचाई इसका है संगत ऊंचाई 8, आधार ये मानेंगे तो ऊंचाई ये लेना होगा, आधार अगर AD मानते हैं तो ऊंचाई हम लोग को ये CF लेना होगा, CF 10 दिया हुआ है, तो ये हमारा AD यहां से निकल जाएगा, AD बराबर 16 28 से 128 बटा 10 यानी 12.5
12.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12.8। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.8, करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 14वां सवाल कहता है 4x² - 9 बराबर 0 के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक, इसका मूल बोलना चाहिए था, शून्यक बहुपद का होता है। खैर देखा जाए 4x² - 9 बराबर 0 को हम लोग लेके चलेंगे तो x² बराबर 9/4 आएगा, अर्थात x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9/4 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो प्लस माइनस 3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः इतना इतना हो तो उसका क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों की लंबाई 16 और 24 है, तो यहां से कट गया 8 दूनी 16, 8 चौको 32 को 2 बचा 3, और 8 दूनी 16 3 19, 192, ये 192 आएगा, और 192 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हाफ इंटू 16 गुने 24 बराबर आ जाएगा 192, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे लिखा वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है उसका व्यास। अगर ये वृत्त है तो सबसे लंबी जीवा उसका केंद्र से होकर जाता है, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है उसका व्यास होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाती है। किसी वृत्त की चाप, तो ये चाप ले लिए, और उसकी संगत, किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा और इसी के संगत जीवा से घिरा हुआ जो क्षेत्र रहेगा ये वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वृत्तखंड कहलाता है। और यही अगर वृत्त में 2 त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र रहता तो त्रिज्यखंड होता, लेकिन यह है वृत्तखंड, यानी हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा वृत्तखंड, सेगमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कहता है समीकरण इतना का एक हल है। तो हल कौन होता है? जिसको संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन में रख करके चेक कर लेंगे हम लोग डायरेक्ट। तो x का वैल्यू 5 रखेंगे तो हो जाएगा 25, और x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 या 21, और 25 में से 21 गया तो बचा 4, यानी 4 आ गया। ऑप्शन नंबर RHS बराबर कर दिया, यानी कि सेटिस्फाई कर दिया, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर और भी कोई ऑप्शन रखते हैं तो देख लेते हैं हम लोग रख करके। 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35, ये तो 0 हो जाएगा, और 8 × 7 = 56 और 7 × 7 = 49, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 और 3 ये समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात इसका हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां सवाल कहता है किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो अभी बताएं, चाप और उसके संगत त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता, तो ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया, ऑप्शन नंबर सी सेक्टर। इसमें कहता है इसका गुणनखंड कौन है। तो गुणनखंड तोड़ करके भी बन जाएगा और डायरेक्ट भी बन जाएगा। इसको गुना करके हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है x + a × x + b बराबर फॉर्मूला होता है x² + a + b × x + ab। इस पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं गुना, या तो फिर इसको तोड़ भी सकते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि x² तो आएगा, 4 और 3 7 भी आएगा, और 4 × 3 12 भी होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको गुना जोड़ने पर आना चाहिए 7 और गुना करने पर आना चाहिए 12, तो ये दोनों को जोड़ने पर आ गया 4 3 7 और गुना करेंगे तो 4 3 12। तोड़ भी सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां जो नंबर का सवाल है कहता है किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः इतना है, तो उसके केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी चाहिए। कहता है एक वृत्त है, जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः इतना। जीवा की लंबाई 16 है और त्रिज्या की लंबाई 10 है। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या से अगर केंद्र से अगर ये जीवा पर लंब डालते हैं तो 2 बराबर भाग में बढ़ता है। तो ये 16 है तो बच गया 8, ये 10 है, ये 8 है, तो कितना हो जाएगा रूट, ये लंब है, ये चूंकि हम लोग जानते हैं ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये ऊंचाई है। तो ऊंचाई बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि 100 और -8 का स्क्वायर यानी 64, और 100 में से 64 गया तो 36, अर्थात 6, यानी कि ये जो लंब दूरी होगा हमारा 6 होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वां सवाल। घनाभ में कोरों की संख्या होता है। तो घनाभ में 12 कोर होते हैं। आप लोग जानते हैं
जैसे किताब के कोर अगर ढूंढ लेते हैं तो किताब हमारा जो होता है, किताब हमारा घनाभाकार होता है, उसमें कोरों की संख्या अगर ढूंढ ले तो हो जाएगा 12। किताब को कहो या फिर हमारा रूम कहो, इसमें 12 हो जाते हैं, यानी 22 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23वां सवाल कहता है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना हो तो इसका आयतन। तो हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 3 दूनी 6, 6 चौके 24, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 चौके 24। यदि नेक्स्ट सवाल 24 कहता है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो तो कहलाता है घन। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाता है तो क्या कहलाता है? घन कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन है। तो घन का आयतन होता है 6 गुने भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 6 का क्यूब 6 छक 36 छक 216, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, 25 का डी ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं 26वां सवाल कहता है घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो घनाभ में हम लोग जानते हैं, जैसे कि बुक में कहें या कमरे में कहें तो 6 पृष्ठ होते हैं, ऊपर नीचे, इस साइड और आगे पीछे, तो इस तरीका से 6 साइड हो जाते हैं। तो सतह या पृष्ठ ये हमारा 6 गो होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 का बी। चलिए 27वां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, इसका 26 का बी हो जाएगा। 27 में कहता है यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना हो तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं कि 2h इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एच, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है, तीसरा में बोला है 3 है, तो 3, 2 इंटू 3, और लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई हमारा है 5 और 4, 5 प्लस 4, यानी ये 5 4 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, अर्थात 54 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28वां सवाल कहता है यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो तो इसके कोर की लंबाई चाहिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर का मान दे दिया कि 96 है, तो इसको बराबर कर लेंगे 96, और यहां से कट जाएगा 16 छक 96, तो एल बराबर जो होगा स्क्वायर में इधर गया रूट में, और 16 का वर्गमूल बाबू हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 7 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण। 7 सेंटीमीटर किनारा है, ये किनारा वाला 7 सेंटीमीटर है एक, और एक और को जोड़ दिया गया इस तरह से, एक और को इस तरह से जोड़ करके एक नया घनाभ बना दिया गया। तो इसमें हम लोग जानते हैं ये 7 है, तो लंबाई 7 7 14 हो जाएगा, लंबाई 14 हो जाएगा, चौड़ाई 7 ही रहेगा, ऊंचाई 7 ही रहेगा, अर्थात कहता है 7 सेंटीमीटर किनारे 2 घनों का जोड़कर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो लंबाई है 14, 14 गुने 7 प्लस 7 गुने 7 प्लस 14 गुने 7, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। 2 इंटू 14 सत्ते 98, और 7 सत्ते 49, और 14 सत्ते 98, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू, जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 9 25 के 5 बचा 2, 9 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, और 245 दूनी 490, यानी 490 हमारा आंसर हो जाएगा, 490, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या हम लोग का वैल्यू पता है कि √2 का वैल्यू 1.41 लगभग होता है, √3 का वैल्यू 1.73 लगभग होता है, और यहाँ 1/41 से भागा देंगे, और यहाँ पे कहता है 1 में 1.7 से भागा देंगे, तो जिससे ज्यादा में भागा दिया जाता है वो हमारा कम हो जाता है, अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा 1/1.7, अर्थात 1/√3 हमारा सबसे छोटी संख्या होगा। इस तरह से हमारा 30 ऑब्जेक्टिव सवाल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय दोनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।